सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में मनोहर पार्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। तो अभी डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को 2025 का मनोहर पार्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें मटेरियल साइंस की फील्ड में उनके योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। इस अवार्ड के तहत उन्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, जो कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में सबसे बड़ा प्राइज मनी है। बाकी इस पुरस्कार की बात करें, मनोहर पार्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नेशनल लेवल का अवार्ड है। ये अवार्ड 35 साल से कम के युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है, मतलब उनकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। हर साल दिया जाता है और आप कह सकते हो कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे ज्यादा प्राइज मनी का अवार्ड है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए। इस अवार्ड को पूर्व डिफेंस मंत्री रहे और गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर पार्रिकर के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। कौन देता है? गोवा सरकार देती है। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 से। तो 2025 का दिया गया डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को, ये आपको याद रखना है। कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो बात करें अगर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की, तो यह भी दिया गया था रामवी सुतार को। और 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया गुंटर ब्लॉशेल को, ये वियना से हैं। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को, जिन्हें 2024 में मिला था पद्म विभूषण। और 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक हैं छत्तीसगढ़ से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 दिया गया आर के श्रीराम कुमार का, वायलिन वादक हैं। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, इनका संबंध भारतनाट्यम से है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की हम बात कर रहे हैं, हिंदी का दिया गया था गगन गिल को मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टर्लिन किरे को दिया गया स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार 2025, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये दिया गया था मसाकी काशिवारा को, ये जापान से है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कैंसर के उपचार के लिए एक नई तकनीक है नेक्सार 19, इसको किसने विकसित किया? तो आंसर होगा भारत। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के द्वारा डेवलप किए गए 3 नए इनोवेशन को लॉन्च किया है, जिनमें से एक तो है भारत की खुद की क्वांटम सिक्योरिटी चिप, जिसका नाम है QSIP। और इसी तरह से भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, जिसका नाम है 25 क्यूबिट QPU। और एक तीसरी चीज है जो भारत की पहली, आप कह सकते हो इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी कैंसर सेल थेरेपी, और ये आप कह सकते हो दुनिया की पहली ह्यूमनाइज्ड कार टी थेरेपी है, जिसका नाम रखा है नेक्सार 19। मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले हमने बात करी है वो है QSIP चिप, जो कि क्वांटम सिक्योरिटी चिप है। इसका यूज क्वांटम लेवल पर सिक्योरिटी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इससे क्वांटम लेवल पर भारत के अलग अलग सिस्टम बिना किसी रिस्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि संचार कर सकते हैं। और दूसरा जो इनोवेशन है हमारा वो है 25 क्यूबिट QPU। ये भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ये एक प्रोसेसिंग चिप है जिसका यूज कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, और बिना इसके क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज नहीं किया जा सकता। और जो तीसरा इनोवेशन है वो है नेक्सार 19। आप कह सकते हो ये दुनिया की पहली स्वदेशी कैंसर सेल थेरेपी है, और यूं भी कह सकते हो दुनिया की पहली ह्यूमनाइज्ड कार टी थेरेपी है। तो इसका जो यूज है ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। टी सेल थेरेपी के बारे में एक बार पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो है क्या ये एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके कैंसर से लड़ने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, रोगी के शरीर से हम टी कोशिकाएं निकाल लेते हैं। टी कोशिकाएं ये संक्रमण से लड़ती है, तो इसको हम निकाल लेंगे। फिर उन्हें प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है, मतलब उनकी ताकत बढ़ाई जाती है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान सके और उन पर हमला कर सके, उन्हें खत्म कर सके। तो इस तरह से उन्हें तैयार किया जाता है और फिर से उन्हें रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। तो इस थेरेपी को ही कार टी थेरेपी कहा जाता है। और ये जो संशोधित टी सेल है उन्हें कार टी सेल कहते हैं। कार टी सेल का मतलब हो गया यहाँ पे CAR, कार का मतलब हो गया काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और टी सेल तो आप जानते ही हो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं,
ये आप कह सकते हो सबसे पावरफुल WBC होती है। और इसे डेवलप कौन कर रहा है? IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। अच्छा, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछता हूं। आप मुझे बताओ, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसको इसरो ने बनाया है, उसका नाम क्या है? अब ये अच्छा प्रश्न है जो होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। बताएंगे क्या इसका आंसर? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। तो इसमें सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाले सैटेलाइट का एक समूह, एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें गूगल के विशेष AI चिप्स और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट लगे होंगे। और ऐसा करने का फायदा क्या है? आपको पता है अंतरिक्ष में लगभग हमेशा धूप उपलब्ध होती है, जिससे जो सोलर पैनल्स हैं वो पृथ्वी की तुलना में 8 गुना ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। और अंतरिक्ष का ठंडा वातावरण कूलिंग में मदद करेगा। तो ये इसी कारण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर इन डेटा तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पृथ्वी पर इन AI डेटा केंद्रों को भारी मात्रा में बिजली चाहिए और सर्वरों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। तो अंतरिक्ष में हमने कहा वातावरण ठंडा रहता है, तो सर्वरों को कूलिंग करने में मदद मिल जाएगी। और हमेशा धूप उपलब्ध रहती है, जो सोलर पैनल्स हैं वो हमेशा चार्ज होते रहेंगे और 8 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करेंगे। तो यही इसका मेन उद्देश्य है, यही इसका कारण है कि ये अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाना चाह रहा है गूगल, और अभी उसी का परीक्षण ये करेगा। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट सन कैचर के अंतर्गत। तो बात आपको समझ में आ गई। अब बात गूगल की हो रही है, तो गूगल के बारे में जानते हैं। देखो, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, अमेरिका। CEO हैं सुंदर पिचई। गूगल की पेरेंट कंपनी होती है अल्फाबेट, और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। और आपको याद है, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए DG कवच लॉन्च किया था गूगल ने। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप भी डेवलप किया है। भारत की नई कंट्री मैनेजर बनी थी प्रीति लोबान। गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत कहाँ पर खोला? बंगलुरु। 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड भी लॉन्च किया गूगल ने। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया? हैदराबाद। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम है वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना था? मुंबई और विशाखापत्तनम। और इसी प्रकार से गूगल भी समुद्र के नीचे केबल बिछा रहा है और उसका नाम है ब्लू रेमन सबसी केबल सिस्टम। ठीक है, तो ये भी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर मनाया गया, जो कि अभी 7 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा पर शुरू हुआ और 10 दिनों तक ये चलेगा। ये एक तरह का विशाल व्यापार मेला है, जो कि प्राचीन काल में व्यापारियों के बाली, जो इंडोनेशिया में है, और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्राओं की याद में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। और अभी भारत में कार्तिक पूर्णिमा को ही हमने गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती भी मनाई। अब जैसे कि हमने ये पढ़ा बाली यात्रा महोत्सव जो उड़ीसा में मनाया गया, कुछ और महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक जदिया स्वामी फेस्टिवल आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है बडगा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन अभी हुआ था, तीसरा एडिशन था नई दिल्ली में। शिग्मो महोत्सव गोवा में चला 15 दिनों तक। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है मेघालय में। विशु उत्सव या विशु त्यौहार केरल में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 मिजोरम में। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा। अच्छा देखो, ये जात्रा उत्सव है जो त्रिपुरा में, और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है बाली जात्रा उत्सव, वो उड़ीसा में। गरिया पूजा त्रिपुरा। त्रिशूर पुरम उत्सव केरल। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 उत्तराखंड के देहरादून में मनाया गया। ठीक है, तो लगभग 16 फेस्टिवल्स हमने रिवाइज करे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, दुनिया का पहला कैशलेस
देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्वीडन। तो स्वीडन ये दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री बन गया है। मतलब अब स्वीडन में हर व्यक्ति अपने लगभग हर काम के लिए डिजिटल पेमेंट करता है। स्वीडन में 2012 में स्विश नाम का एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, जिससे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया गया। और इसके बाद स्वीडन सरकार की पॉलिसीज के कारण स्वीडन ये दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री बन गया है। मतलब जो फिजिकल करेंसी होती है, जो हमारे कागज का जैसे नोट हो गया, सिक्का हो गया, उसका प्रचलन बहुत कम हो गया। सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं। अब बात स्वीडन की हो रही है, तो ये रहा मैप में स्वीडन। कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोन। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन। आपको याद है अभी 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला था गुंटर ब्लॉशेल को, जो वियना से हैं। चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 अभी स्टॉकहोम स्वीडन में ही हुआ था। और नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहां पर स्थापित किया? स्वीडन में ही। और आपको बताएं जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो सारे के सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में ही। केवल एक ही नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। कौन सा वाला? शांति का। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत के रैंक क्या है? तो आंसर होगा 14th। यूबीएस का मतलब हो गया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। और अभी इसी ने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में दुनिया की वेल्थ के बारे में एनालिसिस किया जाता है। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत ही यूबीएस मिलीनियर इंडेक्स भी जारी किया जाता है, जो बताता है कि किस देश में कितने मिलीनियर्स हैं। तो इसके अनुसार भारत में 9,17,000 मिलीनियर्स हैं और इसी के साथ भारत को रैंक दी गई है 14th। सबसे ज्यादा अमेरिका में है, तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना को रखा, तीसरे पे फ्रांस को रखा, भारत को 14वें स्थान पे रखा है। ये जो यूबीएस है ये स्विट्जरलैंड का मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आप कह सकते हो। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना, सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची के मामले में भारत 14वें स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को। तो हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, कैंसर से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो सबसे पहले आप याद रखना, ये तो हमने आज बात करी है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की। एक वर्ल्ड कैंसर डे आप जरूर पढ़ते हो जो 4 फरवरी को होता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी होता है 1 अगस्त को। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है 15 फरवरी को। जो आज हमने पढ़ा वो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। भारत के पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई थी, उसका नाम है सर्वावैक। और सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। और बजट में कहा भी गया था कि 9 से लेकर 14 वर्ष की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में लगेंगे। और अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म oncology.ai को लॉन्च किया। इसे सीडेक पुणे ने तैयार किया और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? सवेरा। कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका जिसका नाम है एंटेरोमिक्स, इसको डेवलप किया रशिया ने। और आईआईटी मद्रास इसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था। तो कैंसर से बनने वाले ये कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और बाकी नवंबर में अभी तक 3 दिवस हम मना चुके हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे और 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और अभी 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सीबीएसई ने कहा पहली अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैठक आयोजित की? तो आंसर होगा दुबई। तो अभी सीबीएसई ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैठक सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन 2025 आयोजित किया। कहाँ? दुबई में, जो कि बोर्ड का 31वां वार्षिक सम्मेलन था, पर भारत के बाहर ये पहला था। और थीम क्या रही? ज्ञान में निहित विजन के साथ उदय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से शिक्षा की पुनर्कल्पना। और आयोजन करने का उद्देश्य सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना, सहयोग और नवाचार साझा करना और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करना। आयोजन किया सीबीएसई ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्थापना होती है 1929, हेडक्वार्टर नई दिल्ली और चेयरपर्सन है राहुल सिंह। ठीक है, तो पूछे सीबीएसई ने अभी पहली बार अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैठक का आयोजन ये भारत के बाहर कहां पर किया था? तो आंसर होगा दुबई में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो आंसर होगा गजाला हाशमी। तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गजाला हाशमी अभी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि इस पद पर चुनी जाने वाली वो भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और एक और प्रश्न यहीं पे नोट कर लो आप, अभी भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के ही उम्मीदवार हैं जोहरान ममदानी। वे न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। वे न्यूयॉर्क के इतिहास में पहले मुस्लिम भारतीय मूल के मेयर बने हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ और महिलाएं अभी न्यूज में रही, जैसे कि 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया था एनालेना बैरबॉक को, जो कि जर्मनी से हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल शेख नासर अल नोवेसी बनी यूएई से। यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष बनी ब्लेज मेट्रेवेली। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पूनिया। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO प्रिया नायर। RPF की पहली महिला प्रमुख सोनाली मिश्रा। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल एस्ट्रोनॉमर रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी मिशेल डोहार्टी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम प्रधानमंत्री बनी थी सुशीला कार्की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा वाइब कोडिंग को। तो अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। ये शब्द AI से जुड़ा है और इसका मतलब है खुद कोड लिखने के बजाय AI चैटबॉट को निर्देश देकर ऐप या वेबसाइट बनाना। आपको याद होगा भी डिक्शनरी.com ने भी 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, किसको? एक डिजिट को, जिसे कहते हैं 6-7। ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं और हम सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के किस बैंक का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक किया जाएगा? तो आंसर होगा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फिर पूछा भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर बनाया जाएगा? उड़ीसा। और बोईता बंदना उत्सव मनाया गया अभी उड़ीसा में ही। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? आंध्र प्रदेश, और उनका नाम है S अब्दुल नजीर। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी सहकारी कंपनी टॉपर है? अमूल। और 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया श्री श्री रविशंकर जी को। स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य बना महाराष्ट्र। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शेफाली वर्मा को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की अभी घोषणा हुई है? बोत्सवाना। और आखिरी प्रश्न था QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉपर है? IIT दिल्ली। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया किसे? निधि तिवारी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।